चलिए नया अध्याय आज से द्रव्यादि विज्ञानीय अध्याय अथा तो द्रव्यादि विज्ञानीय अध्याय व्याख्यास्यामः इति अस्माः आत्रेयादयो महर्षयः। अब इसके बाद द्रव्यादि विज्ञानीय अध्याय की व्याख्या करेंगे, ऐसा भगवान आत्रेय इत्यादि महर्षियों ने कहा हुआ था। ये अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का 9वां अध्याय है। अब इसमें जो द्रव्य की प्रधानता के बारे में बताया हुआ है। द्रव्य आदि, द्रव्य आदि का अर्थ होता है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, सब कुछ इसमें आ गया। द्रव्य आदि के बारे में षट पदार्थ ये आ गए, तो उसमें आदि इसलिए कहा गया हुआ। द्रव्य आदि मतलब द्रव्य की प्रधानता बताते हुए षट पदार्थों के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा कि उसके रस कौन से हैं, गुण कौन से हैं, वीर्य कौन से, विपाक कौन से, बहुत सारी चीज़ें द्रव्य में निहित रहती हैं। लेकिन क्या है कि उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो दिया गया हुआ है वो द्रव्य को दिया गया। दैट्स वाई द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द्रव्य आदि विज्ञानी अध्याय। मतलब और किसी के नाम पे नहीं दिया गया। रस आदि विज्ञानी अध्याय भी बोल सकते हैं, बट नो, द्रव्य की प्रधानता बताने के लिए इस चैप्टर का नाम रखा गया द्रव्यादि विज्ञानी अध्याय। अब सबसे पहला श्लोक देखेंगे। द्रव्यम एव रसादीनाम श्रेष्ठम ते ही तद आश्रयाः। द्रव्य की प्रधानता यहाँ बता रहे हैं। आपने सिद्धांत अगर पढ़ा होगा तो सिद्धांत के 4 प्रकार, वो पदार्थ विज्ञान की बात हो गई। अभी यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं, वो बाद में देखेंगे। पहले द्रव्यादि विज्ञानी अध्याय में जो सबसे पहले प्रधानता बताई गई हुई, सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहला श्लोक का पहली लाइन जो है, द्रव्य, द्रव्य मतलब रस आदि, द्रव्य, रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव इत्यादि, इन सब में द्रव्य ही श्रेष्ठ रहता है। ठीक है, क्योंकि रस आदि द्रव्य में ही आश्रित रहते हैं। दैट्स वाई मतलब अगर रस, गुण, वीर्य, विपाक की भी बात करें तो रस जो है, रस, किसी भी द्रव्य का रस उस द्रव्य के बिना अलगाव में नहीं रह सकता है। गुण, गुण मतलब कि उस द्रव्य का जो गुण, उसकी प्रॉपर्टीज है, उसके लिए भी उसमें द्रव्य में ही होना जरूरी है। अलग से आप नहीं कह सकते। वो देखो हमने जो है पृथ्वी की घनता को अलग कर दिया, मतलब पृथ्वी तत्व की घनता को अलग कर दिया। या फिर ऐसा नहीं कह सकते, देखो लकड़ी है, लकड़ी की हमने जो पार्थिवता है वो अलग कर दी। ये गुण है, ये रस है, वीर्य है, विपाक है। गुड़ के मिठास को आप अलग नहीं कर सकते हैं। गुड़ में जब तक वो रहेगा तब तक ही वो मीठा कहा जाता है। ठीक है, तो द्रव्य में ही निहित रहते हैं, द्रव्य में ही उसमें आश्रय प्राप्त करते हैं। इस वजह से इसे द्रव्य को ही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना हुआ है। वीर्य को भी नहीं, विपाक को भी नहीं, प्रभाव को भी नहीं, रस को भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ द्रव्य को। ठीक है, पंचभूतात्मकम तत्तु क्ष्माम अधिष्ठाय जायते। द्रव्य का स्वरूप कैसा बताया हुआ है कि द्रव्य होता कैसा है, वो है पांच भौतिकम। पांच भौतिक का मतलब पंचमहाभूत से ही बन के होगा। ठीक है, वह पृथ्वी का आश्रय पाकर मतलब घट के समान घन होता है, और उसी प्रकार से मतलब पृथ्वी के का आश्रय पाएगा और उसी से ही वो स्वरूप में बदलेगा, मतलब द्रव्य का घन रूप में दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए द्रव्य का स्वरूप पांच भौतिक बताए हुए होंगे। इस पांचों महाभूत उसमें, लेकिन पृथ्वी का सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, अम्बु योनि अग्नि पवन नभस्साम समवायतः तन निर्वृत्ति ही विशेषश्च। मतलब द्रव्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इन्होंने इस श्लोक में बताया हुआ है कि द्रव्य की उत्पत्ति का जो मुख्य कारण है वो जल है। द्रव्य की उत्पत्ति का कारण जल बता के उसका जो आश्रय है, मतलब उसका जो अधिष्ठान है, वह पृथ्वी महाभूत को बताया हुआ है। इसकी उत्पत्ति अग्नि, वायु और आकाश के समवाय संबंध से हुआ है। समवाय संबंध क्या होता है तो उसके बारे में बताया हुआ है। ऐसा इंटरकनेक्शन या ऐसा संबंध, ऐसा ज्वाइंट जिसके हटने के बाद में, जिसके ना होने पर दोनों के ही अस्तित्व नहीं रहते हैं। अब जैसे कपड़ा जो है वो धागे से बना हुआ होता है, थ्रेड से बना हुआ होता है। लेकिन अगर थ्रेड को, और वो कैसे बना है, थ्रेड का एक अपना समवाय संबंध है, आपस में मिले हुए हैं, इस प्रकार से मिले हुए रहते तब वो कपड़ा बनता है। लेकिन अगर वही संबंध थ्रेड से अलग कर दिया जाए तो ना कपड़ा रह पाएगा, मतलब ना थ्रेड का कुछ अस्तित्व रह जाएगा क्योंकि उसको तो लपेट के पहनना नहीं है, और कपड़े का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा क्योंकि समवाय संबंध ही खत्म हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से अब यहाँ पे तो मतलब आम बोलचाल में आप जो चीज़ें यूज़ करते हो उसके बारे में हो गया। आप सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, आप द्रव्य के बारे में सबसे कॉमन चीज़ जैगरी मतलब गुड़। गुड़ में मीठापन होता है। मीठेपन, मीठा जो मिठास है, उसका जो रस है वह समवाय संबंध से उस द्रव्य से, गुड़ से जुड़ा हुआ है। अगर मिठास गुड़ की
गुड़ की अगर मिठास, मधुर रस उसका गुड़ से अलग कर दिया जाए तो न गुड़ का अस्तित्व रहेगा, क्योंकि गुड़ मीठे के कारण ही जाना जाता था कि यह मीठा इस वजह से यह गुड़ है। और जो मिठास है अगर उसको अलग कर दिया जाएगा तो वो द्रव्य का आश्रय नहीं पाकर वो कुछ भी नहीं रहने वाला है। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि देखो मिठास जा रही है ना, ऐसा नहीं कह सकते देखो ये मीठा मधुर रस वो देखो जा रहा है, या ये मधुर रस मैंने लिया हुआ है। मधुर रस नहीं है, मधुर रस का कुछ द्रव्य है आपने लिया हुआ है, ठीक है। उसे समवाय संबंध कहेंगे, जिसके खत्म होते जिस दोनों का ही अस्तित्व खत्म हो जाता है। मतलब दो के बीच में ऐसा संबंध जिसके हटने के बाद में उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए, उसे समवाय संबंध कहते हैं। तो द्रव्य की उत्पत्ति के बारे में इन्होंने कहा सबसे मेन कारण इसका जल है। जल के कारण द्रव्य की उत्पत्ति हुई है। लेकिन अग्नि, वायु और आकाश इसके समवाय संबंध से जुड़े होते हैं। इसका विशेष भी इन्हीं अग्नि आदि तीनों महाभूत से होता है। विशेष मतलब इनमें हर द्रव्य में कुछ न कुछ भिन्नता होती है, कुछ न कुछ विशेषता होती है। ये गुण है, कैसे जाना आपने, ये अग्नि, वायु और आकाश महाभूत की वजह से होता है कि एक दूसरे से द्रव्य भिन्न होते हैं। एक ही पेड़ में लगे हुए फल भी एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। आप उसको पहचान सकते हैं कि ये इधर वाला, ये इधर वाला, मतलब ये अलग है, ये अलग है, इस तरीके से भी जान सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ 3 महाभूत के कारण होता है, अग्नि, वायु और आकाश। ऐसे 3 महाभूत के बारे में बताए हुए हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ी चीज़ इन्होंने बताई हुई है, व्यपदेशस्तु भूयसा, ठीक है। विशेष का व्यपदेश द्रव्य में जिस महाभूत का आधिक्य होगा वह उसी नाम से उस द्रव्य का व्यपदेश हो जाता है। मतलब महाभूत के प्राधान्य विशेष से उसका पार्थिवादि नामकरण किया जाता है। व्यपदेश का अर्थ होता है पंच महाभूत से सभी द्रव्य बने हुए हैं, ठीक है। एक द्रव्य में 5 महाभूत हो गए। अब लोग कहेंगे लो जल महाभूत में तो बाकी कहाँ पे हैं, तो इन्होंने ऐसा बताया हुआ है जिसे पंचीकरण कहते हैं। मतलब एक महाभूत, एक द्रव्य में 5 महाभूत होंगे, लेकिन वो जो प्रधान होगा, जो दिखेगा, वह हाफ पार्ट में रहेगा और बाकी जो महाभूत होते हैं 1/8 पार्ट में होते हैं। मतलब अगर सर्कल बना के देखो अगर, तो एक सर्कल लो, उसका हाफ कर लो, हाफ में वो प्रधान महाभूत रहेगा और हाफ में बाकी वो चारों बैठेंगे। 1/2 का अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/8 हो जाता है। मतलब अगर किसी जल महाभूत के बारे में बात हो रही है तो उसमें 1/2 जल महाभूत है, 1/8 आकाश महाभूत, 1/8 वायु महाभूत, 1/8 अग्नि महाभूत, 1/8 पृथ्वी महाभूत, इस तरीके से होता है, ठीक है। तस्माननैक रसम द्रव्यम भूत संघात संभवात नैक दोषास्ततो रोगस्तत्र व्यक्तो रसा स्मृतः अव्यक्तो अनुरसः किंचित अन्ये अन्ते व्यक्तोपि चेष्यते। द्रव्य में एक रसत्व नहीं होता है, कोई भी द्रव्य में एक ही रस नहीं पाया जाएगा, उसमें हिडन अलग अलग रस भी होते हैं, ठीक है। पंच महाभूतों के संघात समवाय के कारण द्रव्य उत्पन्न होता है। मतलब एक दूसरे से मिलने के बाद में एक दूसरे के संघात के कारण, समवाय संबंध के कारण, संघात समवाय के कारण द्रव्य की उत्पत्ति होगी। इसलिए द्रव्य जो है वो एक रस वाला नहीं हो सकता, उसमें 5 महाभूत की उत्पत्ति रहती, मतलब उसमें 5 महाभूत का इम्बैलेंस होता है। एक तरीके से समझिए एम्बेडेड रहते हैं उस द्रव्य में, ठीक है। इस तरह रोग भी एक दोषज नहीं होते। यहाँ पे थोड़े में इन्होंने एक मतलब जैसे डाइवर्ट हो रहा था सारी चीज़ें, क्योंकि अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय से लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ खाना पीना बताए जा रहे थे, ठीक है। अब यहाँ से इसके बाद इनको थोड़ा थोड़ा रोगों के भी बारे में बताना है आगे चल के, तो आपको वो चीज़ एकदम नई ना लगे, इसलिए यहाँ पे इन्होंने थोड़े में ही एक चीज़ और बता दी। जिस तरीके से एक द्रव्य में एक ही रस नहीं होता है, उसी प्रकार शरीर में जो रोग होते हैं वो एक दोष के कारण नहीं होंगे, वो कई रोग दोषों के साथ में होते एक वजह से होंगे, ठीक है। मतलब एक दोषज नहीं हो सकते हैं रोग, उसमें कुछ मिक्स ज़रूर होगा, ठीक है। जो स्पष्ट अभिव्यक्ति होता है वह रस है और जो अभिव्यक्त नहीं होता है उसे अनुरस कहते हैं। आप जब भी कोई चीज़ खाते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अनुरस का है आंवला। आंवले को जब खाते हैं तो मुंह में खट्टापन रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में वो मीठापन आने लगता है, या पानी पीने के बाद में तुरंत वो मीठा दिखने लगता, स्वाद में आता है। क्यों आता है? वो उसका अनुरस है, हिडन रस होता है वो, ठीक है। जैसे
आप जब रोग भी होता है तो लगता है कि नहीं ये वातज रोग है, वातज रोग है तो वात की चिकित्सा शुरू होगी, फिर बाद में धीरे धीरे पेशेंट और भी सिम्टम बताता है तो लगता है नहीं नहीं वात नहीं था, इसमें थोड़े से पित्त वाले भी लक्षण, थोड़े से कफ वाले भी लक्षण। उसी प्रकार से यहीं पे ही इन्होंने इंट्रोडक्शन देना शुरू कर दिया, मतलब ये है विषय का को थोड़ा सा बेंड कर देना, ठीक है। यहाँ पे ये तंत्र युक्ति लगाई गई हुई है। रसों में गुण देखेंगे, गुर्वादयो गुणा द्रव्ये पृथ्व्याद्यो रसाश्रये रसेषु व्यपदिश्यन्ते साहचर्योपचारतः। पृथ्वी आदि महाभूत से जो उत्पन्न द्रव्य हैं उनका भी रस ही आश्रय होता है, ठीक है। इस रसाश्रय द्रव्य में गुर्वादि गुण रहते हैं, जो वो द्रव्य है उसमें गुर्वादि गुण भी रहेंगे और साहचर्य होने के कारण उन गुणों को रसों में ही बताया जाता है। एक बहुत बड़ी चीज़ कहते हैं, देखो जैसे एक ये शरीर है, ठीक, हम बीएमएस के स्टूडेंट हैं, मतलब जो भी पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, आप लोग बीएमएस के स्टूडेंट हैं, तो क्या सिर्फ आयुर्वेद ही जानते हैं आप लोग? नहीं, आप लोग के सब पास में और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होंगी। जैसे अभी जब कुछ प्रोग्राम वगैरह होते हैं तो कुछ सिंगर उभर के आते हैं, कुछ डांसर उभर के आते हैं, कुछ और भी क्राफ्टिंग का काम करते हैं। उस प्रकार से जैसे एक ही शरीर में और प्रधानत्व तो कब दिखाना है आपको उस सब चीज़ का, जब उसका समय होता है। आप हमेशा नाचते हुए तो नहीं आएंगे जबकि आपको डांसिंग आती है, आप हमेशा गाते हुए तो नहीं आ रहे हैं जबकि आपको गायन आता है। क्या रहता है उसके समय पे। उसी तरीके से द्रव्य रस में जो है, रसों में जो गुण होते हैं वो भी उसी द्रव्य में ही होते हैं, उसी शरीर में ही है। एक ही द्रव्य में रस है, गुण भी है, वीर्य भी है, विपाक भी है, लेकिन समय का अलग अलग अंतर्भाव होते होते वो अलग अलग समय पर इफेक्ट दिखाएगा। मतलब एक बार में जैसे मुंह पे गया तो वो रस में दिखाई देगा, फिर जब वो पोस्ट डाइजेशन होगा तब उसके गुणों में इफेक्ट होगा। मतलब इस तरीके से दिखेगा। जैसे आप बीएमएस पढ़ रहे हैं तो मतलब आप आयुर्वेद के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद जब आप कॉलेज से बाहर निकलते हैं तो आप में वो बचपना आती है कि चलो भाई कुछ खा पी के आते हैं, वो दोस्ती वोस्ती वाली वो कुछ कैरेक्टर्स आ जाते हैं, तो वो अलग अलग गुण भी हैं आपके अंदर, लेकिन वो समय समय पे निकल के आएंगे। अचानक से सब कुछ एक साथ में नहीं दिखता है ना। साहचर्य होने के कारण उन गुणों को जो है रसों में ही बताया जाता है, मतलब रसों के ही गुणों के आधार पर उनके सारे गुण बता दिए जाते हैं द्रव्यों के। तत्र द्रव्यम गुरु स्थूल स्थिर गंध गुणोन्बड़म पार्थिवम गौरव स्थैर्य संघात उपचयावहम। ये पार्थिव द्रव्य जो होते हैं, मतलब पृथ्वी महाभूत गुण वाले जो प्रधान द्रव्य होते हैं, अब यहाँ पे उनके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तरीके के द्रव्य होंगे। अब ये द्रव्य के अभी यहाँ पे केवल गुण ही बताए जाएंगे, गुणधर्म ही बताए जाएंगे, हाँ, अष्टांग हृदय संहिता में। लेकिन इन द्रव्यों के जो एग्जाम्पल हैं, जो इन द्रव्यों से जो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, वो सब द्रव्य गुण संहिता में सेकेंड ईयर में बताए जाएंगे। यहाँ पे अभी जो बताया जा रहा है श्लोक नंबर 5 में, पार्थिव गुण द्रव्य कैसे होंगे? गुरु होते हैं, भारी होंगे, स्थूल होंगे, थोड़े फैलाने वाले या फैलने वाले होते हैं, स्थिर स्टैग्नेंट प्रॉपर्टी होती है, गंध गुण बाहुल्य, क्योंकि पृथ्वी का जो गुण है वो गंध है, थोड़ी सी स्मेल आएगी इनमें, ठीक है। और वे क्या करेंगे? शरीर के अंदर इनका डाइजेशन हुआ तो वो क्या करने वाले हैं? तो गुरुता, शरीर में भी भारीपन लेकर आएंगे ये द्रव्य। स्थिरता, सेम जो गुण है वही कर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। स्थिरता लाएंगे, मतलब उस जगह पे वो थोड़ा सा ठहराव लेकर आते हैं, ठीक। शरीर के अंदर काठिन्य, संघात जिसको कहते हैं, काठिन्य मतलब कि स्टाउट जो एक क्वालिटी होती है वो लेकर आएंगे। पृथ्वी द्रव्य के गुण हैं ये, पृथ्वी द्रव्य के कारण होगा ये। उपचय, नरिशमेंट, सेल से लेकर ऑर्गन के नरिशमेंट तक का सारा काम ये पृथ्वी महाभूत का ही होता है, या पृथ्वी महाभूत युक्त द्रव्य का होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आप्य जल, मतलब जो जलीय द्रव्य होते हैं उनके गुणधर्म। द्रव्य शीत, गुरु, स्निग्ध, मंद, सांद्र, रसोल्बणम, आप्यम, स्नेह विष्यंद, क्लेद, प्रह्लाद बंधकृत, ये सारे इनके पास में जो गुण होते हैं। कौन कौन से? पहले तो द्रव होते हैं। अब जल है, डेफिनेटली द्रव गुण होगा, मतलब कि उसमें थोड़ा सा लिक्विफेक्शन वाला काम रहता है। शीत, जल है तो शीत गुण डेफिनेटली होने वाला है, मतलब ये ठंडे रहेंगे।
कितना भी इनको गर्म कर दो, इनकी तासीर जो होती है वो ठंडी रहेगी। गुरु थोड़ा सा भारी होंगे। स्निग्ध ऑयलीनेस रहता है उसमें थोड़ा सा। मंद स्लो प्रोसेस वाले रहते हैं, मतलब स्लो जाने वाले, स्लो ग्रो वाले, इस तरीके से। सांद्र थोड़ा सा कंसिस्टेंसी उसकी भारी रहती है, डार्क कंसिस्टेंसी वाला होता है, उसको सांद्र कहते हैं। रस रस मतलब कुछ ना कुछ इसमें टेस्ट ज़रूर होगा। तो ऐसे गुण वाले जो होते हैं इसको जल महाभूत के आधिक्य वाले द्रव्य कहते हैं। ये करेंगे क्या शरीर में जाके? स्नेहन, ऑलिएशन काम करते हैं, ठीक है। विस्यंदन, विस्यंद मतलब होता है थोड़ा सा गुण, जैसे ये मंद गुण होता है उसी का कर्म हो गया, समझ लो विस्यंदन, ठीक है। क्लेदन, क्लेदन मतलब कि बोलस, जैसा बताया था ना मैंने लास्ट लेक्चर में कि आमाशय में बोलस बनता है। क्लेदन मतलब थोड़ा चिपचिपा सा है, चिपचिपापन लेकर आएंगे। प्रह्लादन, बहुत अच्छा गुण है ये। कौन सा? प्रह्लादन। प्रसन्नता लाना, प्रसन्नता मतलब हैप्पीनेस लेकर आता है ये थोड़ा सा माइंड से रिलेट करके अगर देखिए तो जब किसी को दुखी बहुत ज़्यादा होते हैं या रोने वोने लगते हैं तो कहते हैं नहीं थोड़ा सा पानी पी लो। पानी क्यों पी लो? इसका गुण है, इसका कर्म है। क्या कर्म है? प्रह्लादन, प्रसन्नता लेकर आना। मतलब एक सिप ऑफ वाटर अगर आप पीते, कहीं से भी बहुत थके हारे भी आते हैं तो कहते हैं ना पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। एक तो वो उदक वह स्रोतस पे काम करने वाला है, सद्या तर्पण करेगा, और दूसरी चीज़ प्रह्लादन, प्रसन्नता लेकर आता है, ठीक है। बंधन, जोड़ने का काम। आटा जो रहता है, गेहूं का आटा हो, किसी भी चीज़ का आटा हो, जब तक उसमें कुछ लिक्विड चीज़ नहीं पड़ेगी तब तक वो बाइंड नहीं होगा। ये बाइंड होने वाला काम जो है वो जल महाभूत के द्रव्य द्वारा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं आग्नेय द्रव्य गुण के कर्म, ठीक है। इसी प्रकार से आग्नेय गुण के जो द्रव्य बताए गए हुए हैं, रूक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण, विशद, सूक्ष्म, रूप, गुणोल्बणम। आग्नेयम दाह, भा, वर्ण, प्रकाश, पचनात्मकम। काफ़ी चीज़ों के गुण इन्होंने साथ में बता दिए गए हुए हैं। जैसे आग्नेय द्रव्य का अगर कोई भी, आग्नेय महाभूत का अगर कोई द्रव्य है तो रूक्ष होगा, सबसे पहले ड्राइनेस लेकर आता है, मतलब वो द्रव्य ही ड्राई होता है। और तीक्ष्ण होगा, शार्प नेचर का होता है वो। उष्ण होगा, डेफिनेटली अग्नि महाभूत है तो उष्ण होगा ही। विशद, विशद मतलब क्लियर, मतलब ट्रांसपेरेंट, ऐसा समझिए। सूक्ष्म, सूक्ष्म का अर्थ होता है स्मॉल या माइन्यूट, ऐसा समझिए। और रूप आदि गुणों से युक्त होगा, मतलब ये द्रव्य ही उस गुण के होंगे, ठीक है। वो इस तरीके से दिखाई देंगे। और वो कर्म क्या करेंगे? दहन, मतलब ये थोड़ा बर्निंग सेंसेशन बॉडी में लेकर आते हैं अगर ये द्रव्य बॉडी में गए तो। प्रभा, प्रभा का अर्थ होता है कांति, मतलब लश्चर, जो स्किन का लश्चर होता है वो अग्नि महाभूत ला के देता है। वर्ण, गुड कॉम्प्लेक्शन, ये भी मतलब अच्छा कॉम्प्लेक्शन जो होगा या गुड कॉम्प्लेक्शन या किसी भी तरीके का कॉम्प्लेक्शन हो वो आग्नेय द्रव्य ही ला के देता है। प्रकाशन मतलब लाइट, लाइटनिंग जो होती है, स्किन की लाइटनिंग कहिए या आँखों की ज्योति, दोनों ही अग्नि के कारण होगी। पाचन, डाइजेशन, कहीं भी डाइजेशन होगा तो अग्नि महाभूत के ही द्रव्य होंगे। डाइजेशन ज़रूरी नहीं है कि आपके खाने का ही डाइजेशन हो, बहुत सारी बातों का भी डाइजेशन होता है ना, कि आप बातें डाइजेस्ट करके रख पा रहे हैं या फिर उसका क्या रिएक्शन देते हैं, किस तरीके का डाइजेशन उसके साथ में होता है, पोस्ट डाइजेशन कैसे हो रहा है, किसी बातों का भी। तो हर जगह पे पाचन है, जहाँ जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है वहाँ वहाँ पाचन की ज़रूरत रहती है, उसके बाद ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आते हैं वायु गुण। वायव्यम, रुक्ष, विशद, लघु, स्पर्श, गुणोन्बलम, रक्ष्य, लाघव, वैशद्य, विचार, ग्लानि कारकम। ये वायु महाभूत युक्त द्रव्य के गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं जो वायु द्रव्य के होंगे? वो हैं रुक्ष, पहले तो ये भी ड्राई होता है। विशद, अगेन क्लियर होगा, मतलब आर पार ट्रांसपेरेंट दिखेगा। लघु होता है, बहुत लाइट होता है ये, मतलब बहुत भारी नहीं दिखेगा, बहुत लाइट होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है स्पर्श, स्पर्श गुण युक्त होगा। वायु महाभूत है तो डेफिनेटली उसमें स्पर्श गुण होगा, क्योंकि वायु महाभूत का ये कर्म ही स्पर्श गुण है, ठीक है। और वो वायु द्रव्य होगा, और वो वायु द्रव्य कौन सा कर्म करेगा शरीर में जाके? तो पहले अपने गुणों के कारण वो रुक्षता लाएगा, ठीक है, ड्राइनेस लाएगा। लाघवता, लघुता, लाइटनेस जो आती है बॉडी में, बॉडी में अगर लाइटनेस दिखाई दे रही है तो वायु गुण के ही कारण होगी।
नेक्स्ट आता है वैशुद्धता, स्वच्छता, क्लियरेंस, ट्रांसपेरेंसी, आर पार दिखना, ये चीज़ें जो होती हैं वो है वायु गुण के कारण ही, ठीक है। विचार, चेष्टा, कोई भी चीज़ कार्य करने का जो पहल होती है, मतलब कि हम ये काम करने जा रहे हैं और वो उसमें इन्वॉल्व हो गए, तो वो वायु के ही कारण होने वाला है। आप बिलीव नहीं करेंगे, ढेर सारे लोग जो होते हैं जिससे ढेर सारा विचार लेकर आते हैं कि हाँ मुझ में ये है, वो है, वो है, लेकिन काम वही करेंगे जिनमें वायु गुण बहुत अच्छा होता है। अगर वायु गुण जिनमें अच्छा हुआ, वो काम को इनिशिएट जल्दी कर जाते हैं। बाकी पित्त वाले जो होंगे, जब वायु गुण हो, चाहे वायु दोष हो, चाहे वायु की प्रकृति हो, सब पैरेलल चलती है, ठीक है। पैरेलल मतलब सबके गुण एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। वायु की प्रकृति वाले लोग भी ऐसे ही होते हैं, क्योंकि उनमें वायु गुण ज़्यादा होता है, तो काम को इनिशिएट जल्दी कर देते, बहुत फास्ट, बस शुरू करो जल्दी जल्दी, हाँ हो गया। कफ वाले बहुत विचार करेंगे, दूरदर्शी होते हैं, पहले सोचेंगे इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, सामने वाले को क्या फ़ायदा होगा, किसी का कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है, फिर ये काम अगर किया तो क्या फ़ायदा, क्या नुकसान होगा, इसमें कितना समझ, जब तक वो बहुत विचार गहन अध्ययन नहीं कर लेते तब तक नहीं करेंगे। और वो सब पूरा दूरदर्शी तक। पित्त वाला क्या है, वो एनालाइज करेगा सबसे ज़्यादा, मतलब चीज़ों को और कितने स्मार्टली किया जा सकता है वैसा कार्य, लेकिन इनिशिएट ये नहीं करेंगे जब तक वायु वहाँ पे नहीं आता, मतलब विचार हुआ, संचरण, काम करने का जो गमन गति है वो अभी वायु करने वाली है। तो गमन गति ही जब वायु इनिशिएट कर रही है, इट मीन्स कि पित्त वाली बुद्धि हो चाहे कफ वाली बुद्धि हो, बिना वायु के वो इनिशिएट नहीं करने देगी, वो वहीं पे स्टैग्नेंट रहती है। आप विचार भी करते हैं ना, तो विचारों में जब गमन होता है ना, विचारों का गमन का अर्थ होता है पहले ये सोचा, फिर उसके बाद वो, फिर वो जो कंटिन्यूएशन रहता है वो भी वायु के ही कारण होता है। वायु कहाँ कहाँ है, सर्वत्र है। वायु क्या क्या कर सकती है, बियॉन्ड, कुछ भी कर सकती है। वायु द्रव्य में ग्लानि भी कार्य होता है। ग्लानि मतलब बिना मतलब कि बेचैनी जैसे नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड ग्लानि, ठीक है। ये सब काम करेगा ये वायु का द्रव्य। नाभसम सूक्ष्म विशद लघु शब्द गुणोन बड़म शौशीर्यम लाघवकरम, ये सारे काम होते हैं। देखिए आकाश जो महाभूत है, किसी ने आकाश महाभूत माना ही नहीं है, बोला आकाश महाभूत होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ आकाश में ही तो है। जैसे ज्योतिष शास्त्र में भी आकाश महाभूत को नहीं माना, उन्होंने क्या कहा है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, यही 4 महाभूत है। आकाश को क्यों नहीं माना उन्होंने? एक प्रश्न जब उठा तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें आकाश में ही तो हैं, तो ये महाभूत अलग से क्या हुआ? इन सब में यही एम्बेडेड है, मतलब एकदम घुसे हुए हैं ये लोग, इसको अलग मत समझिए। पर ऐसा नहीं है, आकाश के बिना कुछ होना ही नहीं है और आकाश कुछ भी नहीं है। आकाश को शून्य कहा गया हुआ है, जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ आकाश है। पर दिस इज़ वेरी इम्पॉसिबल इन इन आवर बॉडी, और किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ वैक्यूम वाली नहीं हो सकती है जब तक उसको इक्विपमेंट के साथ में किया ना गया हुआ हो, ठीक है। अब अगर कहेंगे आकाश महाभूत मतलब यहाँ खाली जगह है, तो खाली जगह कहीं भी होगी तो सबसे पहले वायु ही आ जाएगी वहाँ पे, ठीक है। लेकिन आकाश महाभूत के जो गुणधर्म हैं वो देखेंगे द्रव्य के, वो है सूक्ष्म, बहुत ही माइन्यूट होगा, स्मॉल, विशद, अगेन क्लियरेंस, अग्नि, वायु, आकाश, तीनों में विशद गुण है, सूक्ष्म गुण है, ठीक है। लघु, तीनों में लघुता है, तीनों में लघु गुण है, ठीक है। और शब्द, ये आकाश का अपना स्पेसिफिक गुण है। शब्द, जब भी आप कोई चीज़ सुनते हैं तो वो आकाश महाभूत के द्वारा ही सुनते हैं। ये काम का क्या क्या करेगा, सुशीलता और लघुता लेकर आता है। जब पोरोसिटी होनी होती है बॉडी में, वो काम आकाश महाभूत करेगा। पोरोसिटी से रिलेटेड एक व्याधि होती है, आपको शायद पता होगा, ऑस्टियोपोरोसिस, उसमें आकाश महाभूत ज़्यादा हो जाता है। वायु इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसके बाद वाला महाभूत भी वहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है, सुशीलता आती है, ठीक है। लघुता, लघुता मतलब लाइटनेस, ये सारा काम जो है आकाश महाभूत का होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर से मतलब 10th वाले श्लोक से आगे बताएंगे। थैंक यू।